गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में अध्याय 7 जो भूगोल का अध्याय 7 है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो इसका भाग 1 हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसका भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको परिवहन के बारे में अध्ययन करना है। परिवहन क्या है? जब हम कोई एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए जो भी साधन है, चाहे वह जल मार्ग हो, चाहे स्थल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, इसका उपयोग करते हैं, या पद यात्रा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यातायात। तो इसमें जो तीनों साधन है, जल मार्ग है, स्थल मार्ग है और वायु मार्ग है, तो इसके बारे में हम लोग आज इसमें भाग 2 में अध्ययन करेंगे। परिवहन क्या है? परिवहन देखेंगे लोग एवं यहाँ पर सामान आवागमन के साधन होते हैं, जो यूरोप से पुराने समय में अधिकांश करके अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए अत्यधिक समय लगता था, किंतु उस समय लोग पैदल चलते थे और उनके अपने पास सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पुराने समय में देखोगे इस प्रकार के साधन नहीं होने के कारण से किसी भी स्थान में जाने के लिए उनको बहुत अधिक समय लगता था, और समय लगने के कारण से ही वो लोग क्या करते थे कि जब उन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल पद यात्रा करते थे, और जब जो सामान था उसको ले जाने के लिए उन लोग पशुओं का उपयोग करते थे ताकि वो पहुंच सके, किंतु वो उनको पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता था। पहिए की खोज से यह परिवर्तन आसान हो गया और उस समय से यहाँ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ। सन नवपाषाण काल के समय में यहाँ पर परिवहन, जब चक्के का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया था कि लोगों को आने जाने की सुविधाएं मिल गई थी। वो यातायात के साधन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। इसी में हमारे देश में सामान्य जो गधे हैं, खच्चर है, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी का उपयोग करने लगे थे उस समय। जो बहुत पहले की समय की बात है कि उस समय जब पहिए का आविष्कार हुआ था, तो लोग बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, खच्चर है, इसका उपयोग करते थे और एक जगह से दूसरे जगह आना जाना करते थे। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्रों में लाया गया। इसका उपयोग उसी तरह से होता था जैसे यहाँ पर तिब्बत में पाक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारी भी भारत पहुंचने के लिए उन्हें कई महीने लग जाते थे, और वे लोग भी इस प्रकार से करते थे। किंतु आगे पहले के समय में जो अधिकांश करके व्यापार होते थे समुद्री मार्ग से होते थे, और समुद्री मार्ग या स्थल मार्ग से आते थे, और उनमें इसमें हवाई यात्रा में परिवहन को द्रुत बना दिया था। आज भारत में यूरोप की यात्रा करने के लिए केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं। अब उस समय देखोगे जो व्यापारी लोग होते थे, व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग करते थे। समुद्री मार्ग में वो लोग एक महीना 2 महीना लग जाता था उनको वो स्थान में पहुंचने के लिए। किंतु आज जो वायु मार्ग निकला हुआ है, वायु मार्ग से हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो कुछ ही घंटे लगते हैं हमको उन क्षेत्रों में पहुंचने के लिए। जैसे भारत से यूरोप जाना है तो उसमें लगभग हमको खाली 6 से 8 घंटे लगते हैं और आसानी से हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं सड़क मार्ग में किस प्रकार से है। कम दूरी यातायात में सबसे अधिक उपयोगी किया जाने वाला जो मार्ग है वो है सड़क मार्ग। कम दूरी को तय करना है, उसके लिए सबसे आसान जो उपयोग किया जाता है वो सड़क मार्ग का है, जिसमें सड़कें पक्की तथा कच्ची भी हो सकती हैं, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल होता है। मरुस्थल वनों के ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों में सड़कें बनाई जाती हैं। हिमालय पर्वत में यहाँ मनाली और लोह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग में से एक है। भूमिगत सड़कों में यहाँ पर भूमिगत मार्ग कहते हैं, जिसमें इसमें फ्लाई ओवर तथा
उचित संचारों के ऊपर बनाए जाते हैं। ये जो सड़कें होती हैं ये कच्ची भी हो सकती हैं और पक्की भी हो सकती हैं। अधिकांश करके ये मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में ये सड़कों का निर्माण किया जाता है ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आना जाना कर सकते हैं। इसमें भूमिगत सड़कें जो भूमिगत मार्ग कहते हैं, यह फ्लाई ओवर तथा उचित संरचनाओं के ऊपर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो सड़क मार्ग होता है ये हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि हम छोटा सा भी काम करने जाते हैं तो उसके लिए हम सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश करके सड़क मार्ग का ही उपयोग होता है। चाहे वो व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में रहता हो, चाहे वह मैदानी क्षेत्रों में रहता हो, वो सड़क मार्ग का उपयोग करता है। अब देखते हैं हम लोग रेल मार्ग क्या है। रेल मार्ग के द्वारा यहाँ पर जो तीव्रता में एवं कम खर्च में लोग आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य करते हैं। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति में रेल परिवहन में तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। यहाँ पर देखेंगे रेल मार्ग के द्वारा हम तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आना कर सकते हैं और वहाँ पर भारी सामान को भी आसानी से हम लोग लाना ले जाना करते हैं। या जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके पहले 1853 में ये जॉर्ज स्टीफेंसन के माध्यम से जो भाप का इंजन बनाया गया था, यह एक औद्योगिक क्रांति के समय में था जिसमें जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन लाया। फिर धीरे धीरे इसमें डीजल तथा विद्युत इंजनों का व्यापक प्रभाव पड़ा था। व्यापक रूप से यहाँ पर वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया था, क्योंकि उस वाष्प के इंजन के लिए कोयला की अधिकता होती थी और धीरे धीरे कोयला क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब उसका जगह कौन ले लिया है, इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन। उसके माध्यम से यहाँ पर आवागमन के साधन चालू है, रेल मार्ग चालू है। और इसमें देखेंगे जो सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति में तीव्रता आई है। जो मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से बिछा हुआ है। जो सुपर फास्ट गाड़ियाँ होती हैं, जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, वो बहुत अधिक तेज़ी से चलती हैं और वो एक यातायात में एक अलग से परिवर्तन लाया है। और आज के समय में देखा जाएगा तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाना रहता है तो अधिकांश करके रेलगाड़ी का ही उपयोग करता है। उन्नत प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी यह रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। लेकिन इसकी जो संख्या है काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति से विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। ये देखा जाएगा तो ये जो हर एक क्षेत्र में रेल लाइन बिछा हुआ है इसमें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र से आता है चाहे वो मैदानी क्षेत्र से आता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल के इंजन को चलाना संभव हो गया है। पहाड़ों को काट कर ये रेल मार्ग बनाया गया है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं जल मार्ग क्या है। आप जान चुके हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक समय में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन था जल मार्ग, क्योंकि व्यक्ति उस समय जो व्यापारी लोग होते थे वो लोग जल मार्ग के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर व्यापार करते थे। इसका जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता था, क्योंकि हवाई मार्ग में अगर जाते हैं तो उसमें हमको बहुत सारा चार्ज लगता है और एक सीमित सामान ले जा सकते हैं। किंतु जल मार्ग एक ऐसा साधन है जिसमें हम कितने भी टन सामान को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना कर सकते हैं। तो जल मार्ग ये व्यापार के लिए एक प्रमुख साधन है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। इसमें नाव, नदी, झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए किया जाता है और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी
तंत्र, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक्स एवं अफ्रीका में नील नदी है। यहाँ पर देखेंगे जो अंतर्देशीय ये जो जल मार्ग है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अंतर्देशीय और एक होता है समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय उसको कहते हैं जो हमारे देश के अंदर ही छोटे छोटे जो नदियों में नाव जाते हैं और नाव है, स्टीम है, इसका उपयोग करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। किंतु जो समुद्री मार्ग होता है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश जाने के काम में लाया जाता है अधिकांश करके। समुद्री मार्ग एवं महासागरीय भागों में का उपयोग सामान्य व्यापारिक माल इस सामान का एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। और ये मार्ग जो कि इसमें पलों से जुड़े हुए होते हैं और विश्व में कुछ महत्वपूर्ण पतन है जिसमें एशिया तथा सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका एवं न्यूयॉर्क में यहाँ पर लॉस एंजिल, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर रियो डी जेनेरियो तथा अफ्रीका में यहाँ पर डरबन एवं केप टाउन तथा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन आदि क्षेत्रों में ये नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुछ क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के बारे में के नाम बता सकते हैं और कुछ जो स्थान है जहाँ पर ये इसका उपयोग जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखेंगे वायु मार्ग क्या है। वायु मार्ग के माध्यम से जो 20वीं शताब्दी में हम लोग आज का जो जीवन है उसमें परिवहन के साधन में सबसे प्रमुख है वायु मार्ग, क्योंकि व्यक्ति में का जो जीने का तरीका है वो बहुत ही अधिक तेजी से हो रहा है और व्यक्ति ये चाहता है कि कोई भी काम को करने के लिए वे आसानी से जल्दी पहुंच जाए, तो वो अधिकांश करके वायु मार्ग का ही उपयोग करता है। इसमें 20वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित या परिवर्तन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण से यह सर्वाधिक महंगा साधन होता है। वायु यातायात इसमें खराब मौसम के कारण, जैसे यहाँ पर कोहरे में या फिर तूफान में खूब प्रभावित होता है, क्योंकि ये जो जब मौसम साफ होता है तभी ये वायुयान को हम चला सकते हैं। और देखे होंगे आप लोग वायुमंडल में जो 5 मंडल है उसमें सम तापमंडल, जहाँ पर तापमान समान होता है वहीं पर चलता है। अधिक मौसम खराब होने के कारण से चाहे कोहरा हो चाहे वह आंधी तूफान हो, तो इस समय हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये इसमें देखेंगे यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक पुराने दुर्गम तथा यहाँ पर दुर्गम स्थानों तक का पहुंचा सकता है। विशेष रूप से जहाँ पर सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, जिसमें हेलीकॉप्टर है, अभंग स्थानों पर यहाँ पर संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए एवं उनको भोजन देने के लिए अधिकांश करके उपयोग किया जाता है। जब हमारे देश के ऊपर जब आपातकालीन आती है, चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो चाहे वह मनुष्यकृत रूप से हो, तो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर आने जाने का जो साधन होता है वो ठप पड़ जाता है, और उसी के कारण से उस समय जो हेलीकॉप्टर है या फिर वायु मार्ग के माध्यम से ही लोगों के जीवन को बचाया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है और उनको सुरक्षित वहाँ से निकालने का काम भी यही मार्ग के द्वारा किया जाता है। इसी में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हवाई प्रश्न है इसमें हवाई चालन है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और कैप्टन तथा यहाँ पर
काहिना आदि क्षेत्रों में वायु मार्ग का अधिक उपयोग किया जाता है। हम लोग देश में भीतरी भागों में जब आपातकालीन का समय आता है तब इसका उपयोग अधिकांश करके करते हैं हम लोग, किंतु अधिकांश करके लोग एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वायु मार्ग का उपयोग करते हैं। अब इसी में देखेंगे संचार के जो साधन है वो किस प्रकार के हैं। तो संचार के साधन में कि व्यक्ति को लिए संचार के साधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज के युग में संचार का साधन इतना अधिक बढ़ गया है कि उसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज हम लोग टेलीविज़न है, इंटरनेट है, विज्ञापन है, समाचार पत्र है, इसके माध्यम से दीन दुनिया की खबर लेते हैं। घर में बैठे बैठे ही हम लोग कई जगह की खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे वह कहीं आने जाने के लिए भी हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, चाहे और किसी संबंधित हो, चाहे मौसम से संबंधित हो, तो ये सारी चीज़ें हमको संचार के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। तो आज के युग में हम लोग संचार के साधन का बहुत अधिक महत्व है। इसमें संचार के साधन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य को करने में आसानी होती है। संचार संचार दूसरों के पास की सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया तकनीकी विकास के साथ मानव संचार में के एक नए तीव्र साधन का विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्रों में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है और सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। इसमें समाचार पत्रों, रेडियो तथा टेलीविज़नों के माध्यम से हम के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के तक का समाचार पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसको जनसंपर्क का माध्यम भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी खबर होता है तो हम आसानी से, चाहे वह राष्ट्रीय हो चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय हो, किसी भी प्रकार का खबर अगर हमको देना रहता है तो हम संचार के माध्यम के अंतर्गत वो खबर को हम आसानी से लोगों तक का पहुंचा सकते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में हो, चाहे किसी धरोहर के बारे में हो, चाहे किसी व्यापार के बारे में हो, तो व्यक्ति संचार के माध्यम से ही वो क्या करता है, घर बैठकर ही वो आसानी से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तो बच्चों, इसमें आज हम लोगों ने परिवहन के बारे में अध्ययन किए। इसमें हम लोग तीन जो परिवहन के जो साधन हैं, जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग के बारे में पढ़ा। और दूसरा है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है संचार का साधन, उसके बारे में पढ़े कि संचार का साधन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में। तो आप लोग इस पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो कितना भी देखोगे आप लोग, आपको समझ में नहीं आएगा, किंतु जब पुस्तक पढ़ के वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। और आप अपनी कॉपी भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि स्कूल लगने के समय में आप लोगों की कॉपी अच्छे से चेक हो सके। ठीक है, थैंक यू।